Good morning, student. Welcome to you in your social science class. As you know, in our last classes, we started our civics chapter, political parties. This chapter is a very lengthy one and very important also. So, last classes we completed the meaning, necessity, features of political party and what are national parties and what are state parties. But today in this class we are going to start the second last part of the chapter, that is the challenges to political parties. What type of challenges parties are facing in India or all over the world. So what are these challenges? These are like number one, first lack of internal democracy, second one dynastic succession, third role of money and muscle power, fourth lack of meaningful choice to the voter. So we will discuss one by one all these points, how the parties are facing different type of challenges. First one. First one is the lack of internal democracy. देखिए हम डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑल आर इक्वल, ऑल शुड बी गिवन ऑल द राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, बट इन डेमोक्रेसी इन पार्टीज देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल मतलब पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी की कमी होना। वो ये ट्रेंड, दिस ट्रेंड इज नॉट देयर इन इंडिया, बट दिस ट्रेंड इज वेरी मच देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी की कमी कैसे है? जैसे कि पार्टीज जो हैं दे डू नॉट, ऑल द डिसीजंस ऑफ द पार्टी आर टेकन बाय द टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी। जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं बच्चों, वो सब पार्टी टॉप लीडर्स के द्वारा ही ले लिए जाते हैं। कैसे? क्योंकि पार्टीज जो हैं दे डू नॉट हैव मेंबरशिप रजिस्टर्स, उनके अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं होते। दे डू नॉट, दे होते भी हों तो दे डोंट कीप द रिकॉर्ड ऑफ द मेंबरशिप कि हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग, कि उनके कितने जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनमें से कितनों ने जो है पार्टीज की मीटिंग को अटेंड किया। इसके साथ साथ दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, ना ही वो पार्टीज के जो इंटरनल इलेक्शन होते हैं टाइम टू टाइम कि हु विल बी द प्रेसिडेंट, हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट, हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, दे डोंट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। और आफ्टर दैट इसके साथ साथ जो ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी, दे डोंट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। जो आम मेंबर है, जैसे कि फॉलोअर्स जो हैं, और दे डोंट नो, फॉलोअर्स के अलावा जो और कुछ मेंबर, जो जितने भी मेंबर हैं पार्टी के, कुछ को छोड़कर, सिर्फ टॉप लीडर्स को छोड़कर बाकी मेंबर्स को पता ही नहीं होता कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी में डिसीजन कौन कौन से लिए गए। First of all, the decisions are taken by the top leaders. Later on, these decisions are informed to the ordinary members. जितने आम मेंबर्स होते हैं उनको बाद में उन डिसीजंस के बारे में बता दिया जाता है। उसके साथ साथ as a result, leaders assume greater power. To mark, to leaders make, they are assuming great power and they make decision in the name of party. इसके साथ साथ only one or few leaders they exercise paramount power in the party. अगर जितने, जैसे टॉप लीडर ने डिसीजन लिया, उन्हीं के डिसीजन में इम्पॉर्टेंट रोल है। बाद में फॉलोअर्स को, जो बाकी ऑर्डिनरी मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द टॉप लीडर्स, दे कांट से एनीथिंग। उनको ये कहा जाता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन लीव द पार्टी, पार्टी को छोड़
छोड़ सकते और मोर देन द लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कि पार्टी की जो पॉलिसीज है उसके प्रति लॉयल होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि एक पार्टी के लीडर पर्सनली उसके प्रति एक लॉयल होना जरूरी है। मतलब लीडर्स जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं उन सबको पार्टी की पॉलिसीज के प्रति लॉयल्टी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कि उनको अपने पार्टी लीडर के प्रति लॉयल होना जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज which the India is facing, that is the lack of internal democracy। पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। उसके बाद है डायनेस्टिक सक्सेशन। देखिए हम बात करें इंडिया में तो व्हाट इज डायनेस्टिक? दैट इज कि आफ्टर जनरेशन। तो जैसे कि ऑल द इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द पार्टी which are gained or which are obtained by the leader later on, जितने जो भी लीडर होते हैं वो चाहते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपनी फैमिली मेम्बर और अपने रिलेटिव्स को उन पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, उनको पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर बात करेंगे कि दोज हू हैपन टू बी द लीडर are in a position of unfair advantage to favor people close to them। जो लीडर बन के आए के बाद उनको लगता है कि जो जितने भी बाकी के उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं या उनकी रिलेशन में हैं उनको सबको क्या किया जाए, इस पोजीशन का फ़ायदा दिलवाया जाए। तो जैसे कि और दिस इज़ वेरी, अगर ऐसा ट्रेंड चलता है डेमोक्रेसी में तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी। डायनेस्टिक सक्सेशन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं कि एज कांग्रेस रूल was there in India after independence. So first of all, the Prime Minister belongs to Congress was Pandit Jawaharlal Nehru. Then after Pandit Jawaharlal Nehru, his daughter of Pandit Jawaharlal Nehru was Indira Gandhi. After Indira Gandhi, his son Rajiv Gandhi उनके बेटे वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो अब उसके बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी उनकी वाइफ और राहुल गांधी, दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कांग्रेस पार्टी। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खाली कांग्रेस का नहीं और भी बहुत सारी ऐसे लीडर्स हैं। तो अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें बिहार में, तो उसके बेटे जो हैं वो बिहार की पॉलिटिक्स में, और इस तरह से नॉट ओनली दिस 1 or 2 केसेस बट सो मेनी केसेस आर देयर इन इंडिया कि जब अपने ही टॉप लीडर जो होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही ज़्यादा फ़ायदा दिलवाना चाहते हैं और उन्हीं को इम्पॉर्टेंट पोस्ट दिलवाना चाहते हैं। तो दिस इज़ द डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे कि पुराने टाइम में किंग होते थे, किंग के बाद किंग का बेटा जो था वो रूलर बनता था। तो ऐसा ही इंडिया की पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। दिस इज़ ए बिग चैलेंज टू डेमोक्रेसी, दिस इज़ ए बिग चैलेंज फॉर पार्टीज, डायनेस्टिक सक्सेशन। देन द थर्ड वन इज रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। देखिए अगर हम कहें कि व्हाट इज द थर्ड चैलेंज व्हिच द पार्टीज आर फेसिंग, दैट इज रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। इंडिया की पॉलिटिक्स में मनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए द टॉप लीडर्स आर गिविंग टिकट टू दोज कैंडिडेट दोज हु आर हैविंग टू मच मनी, दोज हु कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन द इलेक्शन, जो कि इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। नॉट ओनली इतना ही नहीं बल्कि policies are formulated by the party in favor of the rich people, those who are funding a party, जो कि पार्टी को फंड देते हैं। जैसे बड़े बड़े जितने भी फैमिली ग्रुप्स हैं, जैसे अगर हम घरानों की बात करें, दोज आर वेरी रिच इन इंडिया, लाइक अगर हम टाटास, बिरलास, रिलायंस इनकी बात करें तो इन लोगों के फेवर में पॉलिसीज बनाई
क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ मनी टू द पार्टी फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। वो पार्टीज को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बहुत फंडिंग करते हैं, तो बाद में उन्हीं के फेवर में पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पहले उनसे पैसा लिया जाता है, लेटर ऑन पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप विच आर फंडिंग द पार्टी। और सिर्फ मनी का ही रोल नहीं, मनी को इतना ज़्यादा इलेक्शन में, इन इलेक्शन लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंड, जितना एक हमारे कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग कि इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, 25 लाख फॉर लोकसभा, 10 लाख फॉर स्टेट असेंबली, बट द पार्टीज आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी मोर देन दिस। इससे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। खाली मनी का ही रोल नहीं है, इसके अलावा मसल्स मीन्स दोज हु आर वेरी पावरफुल, दोज हु आर क्रिमिनल, दोज हु आर हैविंग क्रिमिनल कनेक्शंस, दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पार्टी। जिनका क्रिमिनल कनेक्शंस हैं और जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं को जो है वो भी एक इंडिया की पार्टी सिस्टम में, इंडिया की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से कि दिस मनी एंड मसल पावर इज ऑल्सो playing a very important role in India's politics, which is a big challenge to party system. Then next one is lack of meaningful choice. देखिए, मीनिंगफुल चॉइस की कमी होना, दिस इज अनदर चैलेंज विच द पार्टीज आर फेसिंग। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पार्टीज फेस कर रही हैं। वो क्या है? देखिए, हर पार्टी को अपना एक मैनिफेस्टो बनाना पड़ता है इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले। दिस मैनिफेस्टो कंसिस्ट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ अ पार्टी which the party will implement after forming their government। एक पार्टी को अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को एक मैनिफेस्टो बनाना पड़ता है कि वो पार्टी लोगों की वेलफेयर के लिए क्या काम करेगी अगर वो जीत जाती है। दिस इज़ नॉन एज इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो आज हर पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जब बनाती है तो उसके बाद उन्हीं पॉलिसीज़ के बेस पे पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है। बट देखने में क्या आया है कि ज़्यादातर क्या करती हैं पार्टीज इंडिया में और कई और कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में, कि देयर इज़ नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। कैसे? वो कैसे कि ज़्यादातर दो पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं जो वो सेम मिलती जुलती हैं। एक ने भी अपने मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक रिफॉर्म लिख दिया, दूसरी ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिख दिए, और तो ऐसे में एक वोटर के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस पार्टी को वोट दे, क्योंकि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर बोथ द पार्टीज आर सेम फॉर ए वोटर। तो नो मीनिंगफुल चॉइसेस देयर बिफोर वोटर। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया ऑल द पार्टीज आर फेवरिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू रिफॉर्म लाइक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसको फेवर कर रही है। पहले वो कांग्रेस थी, अब बीजेपी भी इसको सपोर्ट कर रही है, तो दोनों की बीजेपी भी इसी पॉलिसीज की फेवर कर रही है। तो इन दिस वे मीनिंगफुल चॉइस की कमी है। और अगर हम यूके की बात करें, इन यूके द लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, बोथ दो पार्टीज हैं यूके की, और दोनों पार्टीज की अगर हम पॉलिसीज का बात करें तो लिटिल डिफरेंसेस देयर अमंग, दोनों की पॉलिसीज में बहुत ही कम अंतर है। तो इन दिस वे दिस इज द फोर्थ चैलेंज विच द पार्टीज आर फेसिंग, दैट इज द लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। आज हमने अपनी क्लास में चैलेंजेस की बात की, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पार्टीज। वंस अगेन आई विल रिपीट द हेडिंग ऑफ दिस, यू हैव टू नोट डाउन। आपको अपनी कॉपी में भी ऐसे ही नोट करके उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकेंड वन, डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, एंड फोर्थ,
लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किया। दैट वाज द फोर्थ वन। थर्ड पार्ट वाज नेशनल एंड स्टेट पार्टी, तो फोर्थ वन है ये हमारा। और इसके बाद क्या इन चैलेंजेस के बाद कुछ रिफॉर्म्स भी किए जा सकते हैं? क्या रिफॉर्म्स किए गए, क्या अभी करने बाकी हैं, क्या सजेशन हम देते हैं? विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो सब बच्चे जो हैं इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, और साथ के साथ रिविज़न जो है वो करते हैं। साथ के साथ सारे वर्क जो हैं उनका रिवाइज कीजिए, क्योंकि आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर और एक हमारा लास्ट छोटा चैप्टर जो बचेगा आउटकम्स, देन वी विल डू रिविज़न ऑफ ऑल द चैप्टर। थैंक यू मैम।